एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस एशिया के मैप में हम नदियों को कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एशिया का पॉलिटिकल मैप, इनके जितने भी एशिया के अगल बगल जितने भी सागर हैं, द्वीप हैं, जितनी भी जल संधियाँ हैं, पर्वत, पहाड़, झरने और जो भी बेसिन है और जो भी मैदानी क्षेत्र है, सबको हमने कवर कर दिया है। आइए इस वीडियो में हम एशिया के नदियों को कवर करेंगे। जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, ऊपर ये रसिया है, रसिया से लेके नीचे भारत होते हुए हम पश्चिमी देश जो अरबियन कंट्रीज़ हैं या मिडिल ईस्ट का जो भी पार्ट है, उन सभी को कवर करते हुए इन सभी नदियों को नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और किसी न किसी वजह से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम कवर करते हुए पूरे एशिया की नदियों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रसिया से शुरू करते हैं। ये है रसिया की ओब नदी और ये है यूराल माउंटेन। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था, ये यूराल पर्वत एशिया को दो भागों में बांटता है, जिसका 30% भाग ये यूरोप में है और 70% भाग रसिया में है। तो ये यूराल माउंटेन पर एक नदी बहती है, यूराल नदी, जो एशिया और यूरोप को दो भागों में बांटती है। यानी ये रसिया में ही है, ये यूराल नदी, यूराल पर्वत पर। तो पहला यूराल नदी, दूसरा ये है ओब नदी, तीसरा येनिसी नदी, चौथा लीना नदी, पांचवा कोलिमा नदी। तो इस तरह से हमने रसिया में देखा, पहला यूराल पर्वत पर यूराल नदी, दूसरा ओब नदी, तीसरा येनिसी नदी, चौथा लीना नदी और पांचवा कोलिमा नदी। तो इस तरह से 5 नदियां हम रूस में पढ़ेंगे। इन्हें आप अपने नोट्स में नोट कीजिए और पहले हम नदियों को देखेंगे, उसके बाद से एक एक नदियों का जो भी फैक्ट्स है उसे हम कवर करेंगे। तो पहला है यूराल नदी। आप यूराल नदी देके अपने नोट्स में इसमें फैक्ट्स नोट कर सकते हैं। ये एशिया और यूरोप को दो भागों में बांटती है और ये यूराल पर्वत पर प्रवाहित होते हुए एशिया और यूरोप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इस तरह ये हुआ यूराल नदी। दूसरा जानते हैं ओब नदी के बारे में। इनका उद्गम स्थल देखते हैं, ये है ओब नदी, ये है ओब नदी। ये यहाँ है, ये अल्टाई शान पर्वत है और इसी में एक श्रेणी है तनुआला पर्वत। ये अल्टाई शान में एक श्रेणी है तनुआला पर्वत, यहाँ से इसका उद्गम होता है ओब नदी की। और ये ओब नदी यहाँ जाते हुए ये ओब की खाड़ी में गिरती है। ये है ओब की खाड़ी, ये संकरी सी जो जल क्षेत्र है, ये है ओब की खाड़ी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने खाड़ी को कवर किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। पर्वत, पठार और जो भी मैदानी क्षेत्र हैं, उनको मैंने नदियों से पहले ही कवर कर दिया है, ताकि आप जब भी कोई नदियाँ पढ़े तो वो पर्वत आपको पहले से पता हो, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ पठार और पर्वत से ही निकलती हैं, इसलिए मैंने उसको पहले ही कवर कर दिया है। आप उन वीडियोज़ को मेरे प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। तो ये है ओब नदी, जो तनुआला पर्वत से निकलकर ये ओब की खाड़ी में जा गिरती है। ये देखिए, ये है कारा सागर। तो ये कारा सागर का ही ये जलीय क्षेत्र है। ये ऊपर कारा सागर है और काला सागर का जो जल इस संकरे भाग में है, इसे ओब की खाड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ओब नदी गिर है, इसलिए इसका नाम ओब की खाड़ी दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा, ओब नदी ये कारा सागर में गिर रही है और कारा सागर में गिरकर ये जो संकरी क्षेत्र है, यहाँ ओब की खाड़ी में प्रवेश करती है। ओब की खाड़ी होते हुए कारा सागर में प्रवेश करती है। इस तरह से हमने ओब नदी को देखा। अब आइए देखते हैं येनिसी नदी। तीसरी नदी है, पहली यूराल नदी, दूसरी ओब नदी, तीसरी येनिसी नदी। और एक फैक्ट्स और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इत्रिस नदी। ये है इत्रिस नदी। तो इस तरह इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ओब नदी की ये इत्रिस नदी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर देखते हैं येनिसी नदी के बारे में। ये तीसरे नंबर पे येनिसी नदी। देखिए, मैं जो भी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी एशिया के जो सबसे नॉर्थ में रसिया में जो नदियाँ बता रही हूँ, तो उसे आप सीक्वेंस में याद करिए और सीक्वेंस में ही पढ़िए। और मैं सीक्वेंस में ही आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ये नदियाँ हमेशा आपके दिमाग में
इमेजिन होती रहे, क्योंकि पहला हमने बताया यूराल माउंटेन पर प्रवाहित होती है यूराल नदी। दूसरा हमने बताया ओब नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है इत्रिस नदी। तीसरा हमने बताया येनिसी नदी, ये है येनिसी नदी, जो ये येनिसी नदी है। ये भी ये हमने आपको बताया था, ये येनिसी नदी ये तनुआला पर्वत से निकल रही है। और ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये है अंगारा नदी, इसकी सहायक नदी है अंगारा नदी, जो यहाँ ये बैकाल झील है। बैकाल झील से दो नदियाँ निकल रही हैं, एक है अंगारा नदी जो जाके येनिसी में मिल रही है, ये येनिसी की सहायक नदी है, और एक है ये लीना नदी। लीना नदी भी ये बैकाल झील से निकल रही है, और ये येनिसी की सहायक नदी अंगारा नदी भी बैकाल झील से निकल रही है। तो ये देखेंगे, पहले येनिसी नदी अपना जल कहाँ गिराती है, ये भी अपना जल कारा सागर में गिराती है। इस तरह हमने दो नदियों को देखा, पहला ओब नदी और दूसरा येनिसी नदी। ये दोनों नदियाँ अपना जल कारा सागर में गिरा रही हैं। ओब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इत्रिस नदी, और ये येनिसी नदी की सब बड़ी सहायक नदी है अंगारा नदी, जो बैकाल झील से निकल रही है। और ये इत्रिस नदी तनुआला पर्वत से निकल रही है। सॉरी, इत्रिस नदी तो बैकाल झील से निकल रही है, ये येनिसी नदी तनुआला पर्वत से निकल रही है। अब आइए देखते हैं लीना नदी के बारे में। तो ये है चौथा लीना नदी, ये आप देख सकते हैं, ये बैकाल झील से के बीचों बीच से निकल रही है लीना नदी। और ये लीना नदी ये अपना जल लाप्तेव सागर में गिरा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कारा सागर के बाद लाप्तेव सागर है। सागरों को भी हमने सीक्वेंस में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। आप एशिया के सागर वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये नदियाँ जाके सागर में ही गिरती हैं। इस तरह प्रश्न बन सकता है कि कौन सी नदियाँ किस सागर में जल गिराती हैं, और ऐसे प्रश्नों की चांस ज़्यादातर वनडे एग्जाम में और विशेष एग्जाम में ज़्यादा रहती है। इस तरह हमने देखा ओब नदी जो अपना जल कारा सागर में गिरा रही है, येनिसी नदी भी अपना जल कारा सागर में गिरा रही है, लेकिन लीना नदी जो बैकाल झील से निकलती है ये अपना जल लाप्तेव सागर में गिरा रही है। उसके बाद देखेंगे कोलिमा नदी। देखिए ये है कोलिमा नदी, ये कोलिमा रेंज है, यहाँ हमने अच्छे से पढ़ा है पर्वत वाले पार्ट में। आप देखिए एशिया के पर्वत, वहाँ हमने शायद 25+ पर्वतों को वहाँ डिटेल में कवर किया है जो सिर्फ एशिया के हैं। तो ये यहाँ है कोलिमा पर्वत श्रेणी, और कोलिमा पर्वत श्रेणी से ये निकलती है कोलिमा नदी। और ये अपना जल देखिए यहाँ लाप्तेव के बगल में ईस्ट साइबेरियन सागर है, ये है ईस्ट साइबेरियन सागर। आप देखिए कोलिमा नदी अपना जल ईस्ट साइबेरियन सागर में गिरा रही है। इस तरह हमने देखा 5 नदियों को रसिया में। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। पहला है यूराल नदी जो एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। दूसरा है ओब नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है इत्रिस नदी। ओब नदी, ये ओब नदी ओब की खाड़ी होते हुए ओब की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जो कारा सागर का ही भाग है। तो ये कारा सागर में, एक तरह से कहें तो कारा सागर में अपना जल गिराती है। और ये है येनिसी नदी, ये अपना जल कारा सागर, यानी कि 2 नदियाँ कारा सागर में अपना जल गिरा रही हैं। और जो ये येनिसी नदी है तनुआला पर्वत से निकल रही है। देखिए ये तनुआला पर्वत से निकल रही है। और येनिसी नदी की सहायक नदी है ये अंगारा नदी। अंगारा नदी जहाँ से निकल रही है वो बैकाल झील है, और बैकाल झील से 2 नदियाँ निकल रही हैं। तो ये येनिसी नदी की सहायक नदी है अंगारा नदी। येनिसी नदी अपना जल कारा सागर में गिरा रही है। और ये बैकाल झील से निकल रही है लीना नदी अपना जल लाप्तेव सागर में गिरा रही है। और ये है कोलिमा पर्वत श्रेणी से निकल रही है कोलिमा नदी, जो अपना जल ईस्ट साइबेरियन सी यानी पूर्वी साइबेरियन सागर में अपना जल गिरा रही है। और ये है बेरेंट सागर, ये है कारा सागर, ये है लाप्तेव सागर, ये है ईस्ट साइबेरियन सागर, और यहाँ है इसके ऊपर चुक्की सागर। इस तरह हमने 5 सागरों को देखा था जो रसिया के उत्तर में है। और फिर हमने 5 नदियों को देखा जो रसिया में, पूरी तरह से रसिया में है। और आर्कटिक महासागर के अंतर्गत जो भी सागर हैं उसमें अपना जल गिरा रही हैं। तो इन फैक्ट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में। तो 5 सागर और 5 नदियाँ जो रसिया में थी उनको हमने कवर किया। अब आइए आते हैं इसके दक्षिण में चाइना की 3 प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे।
वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन बहुत सारी नदियाँ तो हम भारत में पढ़ेंगे, अपने भारत में। इधर हमने पहले ही कहा था कि जो बहुत फेमस नदियाँ होंगी, मुख्य नदियाँ होंगी, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चाइना में। चाइना में हम सबसे पहले देखेंगे एक आमूर नदी। ये आमूर नदी, सबसे पहले आमूर नदी देखेंगे। ये सीका एवं आर्गुन नदी का संगम है और ततर जल संधि में अपना जल गिरा रही है। यहाँ देखिए, ये है ततर जल संधि। देखिए, ये है आमूर नदी। यहाँ ये है आमूर नदी। ये रसिया और चाइना की, ये ऊपर रसिया और नीचे चाइना की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ये आमूर नदी है, बिल्कुल सीमा पे प्रवाहित होती है। और ये आप देख रहे हैं, ये सखालिन द्वीप है जो रसिया के अंतर्गत है। और ये है रसिया, ईस्ट रसिया है। देखिए, चाइना का जो बॉर्डर है यहाँ है, रसिया यहाँ चाइना के नीचे तक आता है। यहाँ चाइना के ईस्ट तक आता है, बिल्कुल पतला सा भाग, जिसे ईस्ट रसिया कहते हैं। तो ये ईस्ट रसिया और ये है सखालिन द्वीप जो रसिया के कब्जे में है। और इसके बीच ये सखालिन द्वीप और जो ईस्ट रसिया है, इसके बीच एक जलसंधि है जिसे ततर की जलसंधि कहते हैं। तो ये जो आमूर नदी है, ये अपना जल ततर जलसंधि में गिरा रही है। इस तरह यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट करके एक फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा। अभी तक जितनी भी नदियाँ थी वो सागर में अपना जल गिरा रही थी। ये आमूर नदी एक ऐसी नदी है जो अपना जल किसी सागर में न गिराकर ये पूरी तरह से ये ततर जलसंधि में अपना जल गिरा रही हैं। और ततर जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ता है? तो ये है सी ऑफ ओकोस्टक सागर, और इसके नीचे है सी ऑफ जापान, जिसे पूर्वी सागर भी कहते हैं। तो ये पूर्वी सागर और ओकोस्टक सागर को जोड़ता है और सखालिन द्वीप और पूर्वी रसिया को अलग करता है। तो इस तरह ये आमूर नदी ये ततर जलसंधि में अपना जल गिरा रही है। तो हमने अभी तक 6 नदियों को देखा। पहला यूराल माउंटेन पर प्रवाहित हुए यूराल नदी, दूसरा ओम नदी, तीसरा येनिसी नदी, चौथा लीना नदी, पांचवा कोलिमा नदी और छठा आमूर नदी, जो रसिया और चाइना के बिल्कुल सीमा पे प्रवाहित हो रही हैं। फिर आइए चाइना में देखते हैं चाइना की नदियों को। ये आमूर नदी को हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं चाइना की नदियों को। ये है मंगोलिया। ये पार्ट जो है ये मंगोलिया है। ये मंगोलिया का ये पूरा पठारी इलाका है, ये पठारी क्षेत्र है। ये है गोबी डेजर्ट जो चाइना में भी आता है। तो यहाँ 2 पठार हैं, मंगोलिया का पठार, एक गोबी डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल। तो ये देखिए चाइना की राजधानी बीजिंग। और चाइना में हम सबसे पहले नदी को देखेंगे हुआंगहो नदी। ये देखिए आप, इसे पीली नदी भी कहते हैं। ये तो आमूर नदी है और यहाँ ये है हुआंगहो नदी, ये आप देख सकते हैं। ये है हुआंगहो नदी। ये हुआंगहो नदी यहाँ है चीन की दीवार। ये देखिए, सबसे पहले इसका उद्गम देखिए हुआंगहो नदी की। हुआंगहो नदी और ये है यांगसी नदी। देखिए येनिसी और यांगसी, येनिसी नदी जो हमने रूस में देखा और ये है यांगसी नदी। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि नाम एक तरह लग रहा है। पहला हमने देखा था रूस में येनिसी नदी और दूसरा हमने देखा चाइना की दूसरी नदी हमने देखा यांगसी नदी। तो यांगसी और येनिसी को बिल्कुल अलग रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो येनिसी है वो रसिया की है और जो यांगसी है वो चाइना की है। तो चाइना में हमने पहली नदी को देखा हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, येलो रिवर। और दूसरा देखा हमने यांगसी नदी और तीसरा सिक्यांग नदी। ये 3 मुख्य नदियां हैं चाइना की। तो इसे हम देखते हैं। अब इनके बारे में आप फैक्ट्स नोट कर लीजिए। पहले तो हुआंगहो नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकल रही है। इसका उद्गम ये तिब्बत का पठार है ये। तो यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, ये तिब्बत का पठार है। ये है येलो रिवर, ये तिब्बत का पठार। और ये यहाँ से ये नदियाँ, ये येलो रिवर यहाँ से निकल रही है। और यहाँ है चीन का विशाल दीवार।
आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, जब हमारे यहाँ मौर्य साम्राज्य चल रहा था उस समय इस दीवार का निर्माण चाइना ने किया था, क्योंकि उन्होंने इसी साम्राज्य को देखते हुए जो पश्चिमी आक्रमण हो रहे थे उससे बचने के लिए चाइना का ये विशाल दीवार का निर्माण किया था। और इस दीवार को ये नदी 2 बार काटती है, देखिए यहाँ से जाती है और यहाँ फिर आती है, तो इस तरह। और ये जाके अपना जल, यहाँ है चीली की खाड़ी, जिसे बोहाई की खाड़ी भी कहते हैं, तो इसमें अपना जल गिराती है। और ये जो चीली की खाड़ी है ये है येलो सागर, ये येलो सागर का ही भाग है। यहाँ है कोरिया की खाड़ी, ये कोरिया की खाड़ी है, क्योंकि यहाँ है नॉर्थ कोरिया, यहाँ है साउथ कोरिया, और ये है येलो सागर। तो येलो सागर का एक भाग, ये जलीय क्षेत्र यहाँ तक गया है चाइना तक, जिसे चीली खाड़ी या बोहाई की खाड़ी कहते हैं। और ये है कोरिया की खाड़ी, जो उत्तरी कोरिया के पास है तट बनाते हुए, ये है कोरिया की खाड़ी और ये है येलो सागर। तो यहाँ 3 देखा आपने, पहला ये चीली की खाड़ी, बोहाई की खाड़ी, और दूसरा ये कोरिया की खाड़ी, और तीसरा है ये येलो सागर। येलो सागर का ही ये खाड़ियाँ हैं ये। तो इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि ये अपना जल बोहाई में गिरा रही है, बोहाई की खाड़ी में या चीली की खाड़ी में। तो पहला हमने देखा पीली नदी, और ये जैसे हमारे बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बाढ़ प्रभावित होती हैं। ऐसे ही वांगहो नदी को भी ये चीन का शोक कहा जाता है। इसके कारण चाइना में बहुत बाढ़ आता है। और ये लोएस निर्मित जो मैदान क्षेत्र से होकर बहती है ये नदी, यहाँ मैंने जो मैदानी भाग पढ़ाया था पठार और पर्वत वाले वीडियो में आप देखिएगा, यहाँ है लोएस का मैदान। ये लोएस के मैदान में होते हुए ये बहती है। और चूँकि यहाँ की मिट्टी पीली है इसलिए ये मिट्टियाँ लेकर जाती है, और इसलिए ये पीली नदी, इनको आप देखिएगा इनके जल पीले, देखने में पीले लगते हैं। और ये अपना जल यहाँ येलो सागर में गिराती है, इसलिए इस सागर का नाम भी इस नदी के कारण, इस नदी के जो पीली मिट्टी लाने के कारण ही इस सागर का नाम भी पीला सागर है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा आते हैं यहाँ यांगसी नदी। तो आइए यांगसी नदी के बारे में जानते हैं। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये यांगसी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसका भी उद्गम जो है ये तिब्बत का पठार ही है। तिब्बत के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। पहला हमने देखा वांगहो नदी, ये भी तिब्बत के पठार से ही निकल रही थी। ये दूसरा हमने देखा यांगसी नदी, ये भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। और यहाँ आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, देखेगा यहाँ सिचुआन बेसिन है, ये सिचुआन बेसिन से होकर गुजरती है। और इसी नदी के किनारे चीन का एक प्रमुख शहर है संघाई। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा ये है संघाई शहर, ये यहाँ बिल्कुल इस नदी के मुहाने तक है, इस नदी पे ही बसा हुआ है, किनारे, थोड़ा सा किनारे संघाई। और इसी नदी पे वुहान है। वुहान इसके पीछे क्या अभी तक चल रहा है कोरोना, कोविड-19 यहीं से, वुहान से ही फैला हुआ था, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। तो इसलिए एग्ज़ाम में फैक्ट्स के तौर पे पूछा भी जा सकता है किसी वनडे एग्जाम में कि वुहान किस नदी के किनारे है चाइना में, तो ये यांगसी नदी के किनारे हैं। और यांगसी नदी के बारे में भी पूछा जा सकता है, चूँकि यांगसी नदी के किनारे वुहान है तो फैक्ट्स तो इससे भी बनते हैं। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, और ये तिब्बत के पठार से निकलती है, और ये अपना जल ईस्ट चाइना सी में गिरा रही है। यहाँ था येलो सी, जिसमें आप ये येलो नदी यानी वांगहो नदी अपना जल गिरा रही थी, और ये है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चाइना सागर, जिसमें ये यांगसी नदी अपना जल गिरा रही है। और फिर आते हैं, देखते हैं सिक्यांग नदी। तो 2 हमने पढ़ा, पहला वांगहो नदी, दूसरा यांगसी नदी, तीसरा पढ़ेंगे सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी देखिए ये है सिक्यांग नदी, यहाँ है पूर्वी यूनान का पठार, यहाँ से ये सिक्यांग नदी निकल रही है, और ये देखिए दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिरा रही है। इसे सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं, ये पहला पीली नदी, दूसरा यांगसी नदी, तीसरा सिक्यांग नदी। और ये जैसे सीक्वेंस में है उत्तर से दक्षिण की तरफ, वैसे सीक्वेंस में अपनी जल भी गिरा रही हैं। पहला येलो सागर में, दूसरा ईस्ट चाइना सागर में, और तीसरा दक्षिणी चीन सागर में। और चाइना का जो 75% जो जनसंख्या है इसी तीनों नदियों के जो मैदानी क्षेत्र हैं इसमें निवास करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो इस तरह हमने चाइना में 3 नदियों को देखा। अब आते हैं हम चाइना के दक्षिण में
क्योंकि हमने उत्तर से दक्षिण का क्रम रखा है पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं, ये है म्यांमार, चाइना के बाद। चाइना के बाद आते हैं म्यांमार में, जिसमें इरावदी नदी है और उसकी मुख्य सहायक नदी है चिंडविन नदी। तो सिक्यांग के बाद हम देखेंगे ये सिक्यांग नदी। ये सिक्यांग नदी के बाद हम इसके ठीक दक्षिण में आती है ये मेकांग नदी। ये मेकांग नदी, ये भी तिब्बत के पठार से ही निकल रही हैं। ये है मेकांग नदी, और ये नदी आप देख सकते हैं ये चीन द्वारा होते हुए तिब्बत के पठार से निकलती है, और चाइना होते हुए ये थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाते हुए वियतनाम और ये कंबोडिया तक जाती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसके पहले हमने यांगत्से नदी को बताया था एशिया की सबसे लंबी नदी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये कैसे लंबी नदी है। तो फैक्ट्स को ठीक से सुनिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि ये यांगत्से नदी है, ये पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। और हमने अभी क्या कहा कि ये जो मेकांग नदी है ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, यानी दक्षिण पूर्व यानी एशिया मतलब आसियान देश, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये 10 देश आते हैं ना दक्षिण पूर्व एशिया में। आसियान में मैंने आपको बताया था ये। तो इस दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी है। और पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह हमने देखा कि ये चाइना होते तिब्बत के पठार से निकलकर चाइना होते हुए थाईलैंड और लाओस की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए कंबोडिया एवं वियतनाम होते हुए ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये थाईलैंड की खाड़ी है। थाईलैंड के नीचे ये है थाईलैंड देश, देखिए ये है म्यांमार, ये है थाईलैंड। यहाँ थाईलैंड की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस तरह आपने देखा मेकांग नदी के बारे में। और नोम पेन सिटी, ये देखिए ये जो नोम पेन सिटी है ये कंबोडिया की राजधानी, ये इसी नदी के किनारे है। और ये वियतनाम में आप देख रहे हैं हो ची मिन सिटी, देखिएगा यहाँ हो ची मिन सिटी। वियतनाम में आप सबसे नीचे देखिए, आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं हो ची मिन सिटी। और ये नोम पेन सिटी इसी नदी के किनारे बसा है। ये जो दक्षिणी वियतनाम है, यहाँ मेकांग नदी के कारण यहाँ एक मेकांग की घाटी है। ये दक्षिणी वियतनाम में एक मेकांग की घाटी है जिसमें चावल उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। और जो ये नदी जो डेल्टा बनाती है वो चापाकार डेल्टा बनाती है। अब देखिए चापाकार डेल्टा क्या होता है। जब हम टोपोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें नदियाँ कई तरह के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ मैंग्रोव वनस्पति भी है जिससे तट की स्थिरता बनी रहती है। मैंग्रोव वनस्पति के कारण यहाँ के तट कटते फटते नहीं हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों के कारण इनके तट सुरक्षित रहते हैं। इस तरह इतना फैक्ट्स हमने मेकांग नदी के बारे में देखा। अब मेकांग नदी के बाद आती है ये थाईलैंड में एक है, थाईलैंड की मुख्य नदी चाओ फ्राया नदी। ये थाईलैंड की मुख्य नदी है और इस नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ है और ये थाईलैंड की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये जलोढ़ मिट्टियाँ लाती हैं। जलोढ़ का मतलब जल प्लस ओढ़, यानी जल द्वारा ओढ़ी हुई मिट्टियाँ। जल द्वारा जो मिट्टियाँ नदियाँ लाती हैं वो क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होते हैं और यह चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ इस नदी के जो किनारे हैं वो जनसंख्या घनत्व तो भी यहाँ इस नदी के किनारे बहुत अधिक है। इस तरह थाईलैंड की नदी मुख्य नदी चाओ फ्राया नदी जो थाईलैंड की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ चावल उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और यहाँ जनसंख्या घनत्व तो भी अधिक है। उसके बाद फिर देखेंगे हम तिब्बत उच्च भूमि से निकलती हुई साल्विन नदी। साल्विन नदी को देखेंगे, ये भी तिब्बत की उच्च भूमि से निकलती है। ये चीन और शान का पठार होते हुए जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ शान का पठार है। ये तिब्बत उच्च भूमि से निकलकर ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है।
यहाँ देख सकते हैं आप साल्वी नदी तिब्बत उच्च भूमि से निकल कर आ रही है और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2090 किलोमीटर है। इसे आप फैक्ट्स के तौर पर लिख लीजिएगा। और यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और ये सान के पठार से होकर, यहाँ हमने देखा था सान का पठार, ये सान का पठार से होकर ये नदी आती है। और ये अपना जल यहाँ देखिए, ये म्यांमार है, ये म्यांमार यहाँ तक है। और ये जो है, ये जो पार्ट है जल का, इसे कहते हैं मर्दमान की खाड़ी। ये मर्दमान की खाड़ी, ये अंडमान सागर है। नीचे आप देख सकते हैं, ये है अंडमान सी। ये अंडमान सी का ही ये जलीय क्षेत्र यहाँ म्यांमार तक गया है, तट तक गया है, जिसे हम मर्दमान की खाड़ी कहते हैं। अब आइए देखते हैं म्यांमार में ही इरावदी नदी को, जो उत्तरी म्यांमार से निकलती है। ये है म्यांमार, ये उत्तरी म्यांमार से निकलकर अब देख रहे हैं, ये है इरावदी नदी। इसकी सहायक नदी है चिंडविन नदी, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है चिंडविन नदी। और यह म्यांमार देश की प्रमुख नदी है। ये इरावदी नदी जो है, ये म्यांमार देश की जान कहलाती है। इसे आप जान कहिए, शान कहिए, ये म्यांमार देश की जीवन रेखा भी कहलाती है। और मेंडले शहर, हम जब देखेंगे म्यांमार को डिटेल में, उनके शहरों को, तब वहाँ हम देखेंगे मेंडले शहर इस नदी के किनारे स्थित है, जो पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ अगर मुख्य रूप से कृषि की बात की जाए तो यहाँ गेहूँ, कपास का उत्पादन बहुत ही अधिक तौर पे होता है। और ये म्यांमार के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जो है म्यांमार के चावल के कटोरा के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये यहाँ, ये जो इरावदी नदी है, यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है और इस क्षेत्र में कपास, गेहूँ और चावल की बहुत ही उत्पादकता है। और फिर आते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी। ये है, ये जो बांग्लादेश होके आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमानी क्षेत्र से निकल रही है और ये अरुणाचल प्रदेश होकर ये बांग्लादेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, क्षेत्र के हिसाब से इस नदी का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। सबसे पहले तिब्बत में, भारत में प्रवेश करने से पहले ये तिब्बत में सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है। और जो बांग्लादेश में आती है धुबरी के निकट, यहाँ है धुबरी, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह गंगा से मिलकर पद्मा के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ से ये गंगा और ये सांगपो नदी की जो ब्रह्मपुत्र नदी, और भारत में पहले देखिए यहाँ 3 नाम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब ये तिब्बत में रहती है तो इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये भारत में प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए जब भारत में प्रवेश करती है, तब इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ से ये गंगा की धारा आकर इससे जब जुड़ जाती है, तो इसकी जो संयुक्त धारा निकलती है, तो इसे हम कहते हैं पद्मा नदी, तब इसे हम पद्मा नदी कहते हैं। और फिर आइए हम देखते हैं गंगा नदी को। ये है गंगा नदी, जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसे हम गंगा नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और गंगा नदी यमुना नदी के संगम पे इलाहाबाद का कुंभ लगता है, जो बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसे तो हम भारत की नदियों में बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम एशिया की नदियाँ पढ़ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सिंधु नदी। देखिए यहाँ है सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और ये कैलाश श्रेणी से निकलती है। यहाँ कैलाश श्रेणी जो हिमालय का ही भाग है, तिब्बत में फैला हुआ है कैलाश श्रेणी, वहीं से ये इसका उद्गम होता है और ये जम्मू कश्मीर में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और जो पाकिस्तान में इसका प्रवाह है वो मैदानी भाग में है। इस तरह हमने यहाँ देखा सिंधु नदी, यहाँ गंगा नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, फिर इरावदी नदी, साल्वी नदी, मेकोंग नदी। और फिर आइए हम देखते हैं दजला और फरात नदी को। अब यहाँ 4 नदियों को और हम देखेंगे। ये है अरल सागर, यहाँ है अरल सागर। इसमें 2 नदियाँ अपना जल गिराती है, एक आमू दरिया और एक सिर दरिया। आमू दरिया और सिर दरिया को आप देखिए अपने एटलस में और हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए कि ये ज़्यादा फैक्ट्स इसके बारे में नहीं है, बस ये देखिए कि ये किन किन देशों से होकर जाकर ये अरल सागर में अपना जल गिरा रही हैं। ये आमू दरिया, ये दूसरा सिर दरिया।
तो ये अरब सागर, चूँकि अरब सागर ये पूरी तरह से स्थलबद्ध है, चारों ओर से देशों से घिरा है। तो सोचिए आप इसका जल कहाँ से आता है। यही दो नदियाँ हैं जो जल के स्रोत हैं। तो ये आमूर नदी और ये आमूर नदी, सॉरी आमूर नहीं, आमू दरिया और सीर दरिया। आमू नदी तो यहाँ चाइना और रसिया की सीमा पर है। तो दो नदियाँ हमने यहाँ देखा। और फिर इधर हम देखेंगे पश्चिमी भाग में, इधर हम देखेंगे एक दजला और फरात नदी। दजला फरात नदी, आइए देखते हैं दजला और फरात नदी को। तो आइए देखते हैं दजला फरात नदी को, जो तुर्की से निकलती है। ये लास्ट दो नदियां हैं ईस्ट एशिया में और ये तुर्की से निकल रही हैं। ये देख सकते हैं आप, यूफ्रेटिस और ये टिग्रिस, इसी को दजला फरात नदी कहते हैं। और देखिए ये किन देशों से होकर गुजर रही हैं। तो ये तुर्की से निकल रही हैं और तुर्की से निकलकर ये सबसे पहले ये सीरिया में प्रवेश कर रही हैं और उसके बाद ये इराक होते हुए ये पर्शियन गल्फ में अपना जल गिराती हैं। ये है पर्शियन गल्फ, इसे फारस की खाड़ी भी कहते हैं। और ये है ओमान की खाड़ी। और हमने यहाँ देखा था, यहाँ एक जल संधि है, ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ के बीच जो जल संधि है ये है हारमूज की जल संधि। तो इस तरह हमने देखा यूफ्रेटिस यानी दजला और टिग्रिस यानी फरात नदियाँ। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो यूफ्रेटिस नदी है यानी कि फरात नदी, ये फरात नदी तुर्की से निकलकर सीरिया होते हुए, यानी कि तुर्की 1, सीरिया 2 और इराक 3, यानी 3 देशों के बाद ये पर्शियन गल्फ में अपना जल गिरा रही हैं। और ये जो टिग्रिस नदी है यानी कि दजला नदी, ये आप देख सकते हैं ये सीरिया में प्रवेश नहीं करी है, तुर्की से निकलकर ये सीरिया के सिर्फ यहाँ सीमा पे है, प्राकृतिक सीमा बना रही है सीरिया और इराक का। तो ये सीरिया और इराक की सीरिया से थोड़ा सा टच करते हुए, इनकी सीमा से होते हुए ये इराक में प्रवेश करके, ये इराक में प्रवेश करके यहाँ संयुक्त धारा, ये यूफ्रेटिस नदी में यहाँ संगम बनाकर तब ये दोनों का संयुक्त रूप आके पर्शियन गल्फ में मिल रहा है। ये दजला और फरात नदी अलग अलग अपना जल नहीं गिरा रही हैं पर्शियन गल्फ में। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है कि ये दजला फरात नदियाँ ये यहाँ संगम बनाकर, पहले ये संगम बनाती हैं दोनों, पर्शियन गल्फ से पहले ही मिल जाती हैं और उनका संयुक्त धारा पर्शियन गल्फ में आके मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये यूफ्रेटिस यानी कि फरात नदी जो है वो 3 देशों से गुजर रही है। पहला तुर्की से निकल रही है, सीरिया में प्रवेश कर, इराक में प्रवेश कर, फिर यहाँ दजला नदी के साथ मिल रही है। लेकिन ये दजला यानी टिग्रिस नदी, लेकिन टिग्रिस नदी जो है ये सीरिया में प्रवेश नहीं कर रही है, ये तुर्की से निकलकर सीरिया की सीमा पर प्रवाहित होते हुए ये इराक में प्रवेश कर रही है और यहाँ संगम बना रही है फरात नदी के साथ। और इनकी दोनों की मुख्य संयुक्त धारा आकर यहाँ पर्शियन गल्फ में गिर रही हैं। तो इस तरह हमने एशिया की सभी नदियों को कवर किया। और आप इस वीडियो को देखकर ऐसे ही सीक्वेंस में सारी नदियों को याद कर लीजिए। ये एशिया की मुख्य नदियाँ हैं, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। और मैंने उत्तर से दक्षिण की ओर और फिर पश्चिम की ओर सभी नदियों को कवर करा दिया है। और फिर भारत की जो नदियाँ हैं उसे जब हम इंडिया का मैप पढ़ेंगे या भारत का जो भूगोल पढ़ेंगे तो हम भारत की नदियों को वहाँ कवर करेंगे, एकदम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। वैसे एशिया में ये जो प्रमुख नदियाँ हैं अन्य देशों में, उनको हमने कवर करा दिया है। इस तरह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।